हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, एकदम स्ट्रेस फ्री होके बैठना। एक बार फिर तुम्हारे सर की क्लास है। तो बच्चों, आज का जो एजेंडा रहने वाला है, क्योंकि कल आपका टेस्ट है तो इसलिए थोड़ा लाइटर मोड पे रखा है आज के लेक्चर को। आपको एनसीईआरटी का रिवीजन देने का प्लान है आज, कि आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक हमारे रह गए हैं, जो आपको पढ़ा दिए गए हैं, जिनकी एनसीईआरटी पेंडिंग है, तो मैंने सोचा कि आज पूरा एनसीईआरटी लगा के आपको रिवीजन दे दूं, क्योंकि कल आपका टेस्ट भी है और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और मुझे लगा कि समझ संसार और समाज की भलाई इसी में है। ठीक, तो दूसरी चीज आपको बतानी थी कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको रिवीजन लेक्चर भी आ रहे हैं। तो रिवीजन लेक्चर देने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जब आपका क्लास का 12th सिलेबस खत्म होगा, 12th का सिलेबस खत्म होगा, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि सर 12th का रिवीजन कराइए। आपके पास ऑलरेडी पूरा का पूरा रिवीजन का एक पटाखा आपके ऐप में अवेलेबल रहेगा हमेशा। बस 15 मिनट उसको देखिएगा और एनसीईआरटी रीड करिएगा। 15 मिनट देखिएगा, एनसीईआरटी रीड करिएगा। तो 12th जैसे ही खत्म होगी मैं आपका 11th पे लग जाऊंगा, सीधा 11th पे लग जाऊंगा। और 12th के रिवीजन के लिए आपके पास ये 10-10, 12-12 मिनट के लेक्चर्स रहेंगे। इनको आप अच्छी तरीके से देखिएगा। आज जो हम मेहनत कर रहे हैं ये हमारी मेहनत काम आएगी। तीसरी चीज, इस लेक्चर को खत्म कराने के लिए, इस चैप्टर को खत्म कराने के लिए हमें 21 लेक्चर दिए गए हैं। आज हमारा 13वां लेक्चर है और 21 लेक्चर में यह चैप्टर क्वालिटी के साथ इजीली खत्म हो जाएगा। उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में 15 से 16 लेक्चर हमारे लग जाएंगे। ये 2 चैप्टर हैं जो हमें अच्छे से संभालने हैं। उसके बाद जो स्ट्रेटेजी है, बहुत आसान चैप्टर है, 3 लेक्चर में खत्म हो जाता है। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर बहुत आसान चैप्टर है, 3 लेक्चर में खत्म हो जाता है। इकोसिस्टम 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन 4 लेक्चर में खत्म हो जाता है। बायोडायवर्सिटी 3 लेक्चर में खत्म हो जाता है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन 3 लेक्चर में खत्म हो जाता है। तो जो बाद के जो चैप्टर्स हैं उनमें टाइम नहीं लगता, वो बहुत आसान चैप्टर्स हैं। इसलिए ये मैं आपको रोड मैप बता रहा हूं, कहीं आपको लगे कि ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कितने टाइम से चल रहा है। चैप्टर को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि ये चैप्टर अपने आप में एक सब्जेक्ट है। तो बच्चों, यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। टेस्ट के सिलेबस में म्यूटेशन नहीं आएगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं आएगा। एनसीईआरटी में जो प्लियोट्रॉपी का पैराग्राफ दिया है जिसमें फिनाइल कीटोन्यूरिया लिखा है, उसके बारे में भी नहीं आएगा। सेक्स डिटर्मिनेशन तक आएगा। और स्टार्टिंग का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, मेंडल ने जो कैरेक्टर लिए थे, उनको भी देख लीजिएगा, वहां से भी आपके 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन तक ही आपका आएगा। तो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी का रिवीजन करने वाले हैं और मैं एनसीईआरटी को इस तरीके से लगा के लाया हूं क्योंकि लास्ट टाइम में दिक्कत हो गई थी। बच्चे कह रहे थे सर अपने कमरे की लाइट बंद कर लीजिए, और यहां सारी की सारी लाइट इन्वर्टर पे ही है, तो यहां एक लाइट बंद नहीं होती, सारी ही एक साथ बंद होती है। इसलिए मैं एनसीईआरटी को इस फॉर्म में लेकर आया हूं। इंपॉर्टेंट है आपको समझना। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए चीजों को स्टार्ट करते हैं। और कल तक मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के जो बाकी लेक्चर पेंडिंग है वो सब मैं कल संडे को आपको पकड़ा दूंगा। क्या कल मैं इसके सारे लेक्चर आपको दे दूं पेंडिंग? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां आप अपने आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। 10 तक पहुंचा देता हूं आपको कल, 10 तक पहुंचा देता हूं आपको कल। जल्दी से यस सर लिख दीजिए, जल्दी से यस सर लिख दीजिए। देखिए मैंने आपसे बातें भी कर ली हैं, जल्दी से यस सर लिख दीजिए। कल 10 तक पहुंचा देंगे भाई, 10 का दम, 10 बहाने करके ले गई दिल। कल 10 तक पहुंचा देंगे। चलो भाई, यस सर आ गया है। पूरा फोकस करना, आज का लेक्चर स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे चढ़ेगा, धीरे धीरे चढ़ेगा। तो चैप्टर को स्टार्ट किया जाए, रिवीजन को स्टार्ट किया जाए। तो यहां से आपका रिवीजन है, ये आपके टारगेट है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, पॉलीजेनिक, प्लियोट्रॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन, यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आ जाइए, फटाफट आ जाइए। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस
कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, कॉल्ड फैक्टर। इसी फैक्टर के लिए, इसी फैक्टर को जॉनसन ने बोला था जीन। डिस्क्रीट यूनिट, डिस्क्रीट का मतलब होता है अपने आप में एक स्टेबल यूनिट, अपने आप में एक स्टेबल यूनिट कि कैरेक्टर को कंट्रोल करता है एक चीज जिसको आप बोलते हैं फैक्टर्स, और फैक्टर्स को जॉनसन ने बोला था जीन्स। फैक्टर्स आकर इन पेयर, चाहे कैपिटल टी हो पेयर में है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो पेयर में है, स्मॉल टी हो पेयर में है। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर का मतलब हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट, जिसमें कैपिटल टी आपका डोमिनेंट है, एंड द अदर रिसेसिव, जिसमें स्मॉल टी आपका रिसेसिव है। तो एक आपका डोमिनेंट है और एक आपका रिसेसिव है। बिल्कुल सही है। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर। कौन सा पेरेंटल कैरेक्टर F1 में आया था? F1 में आपका सिर्फ टॉल आया था, F1 में सिर्फ आपका टॉल आया था। पेरेंटल कैरेक्टर इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द F1, तो F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल आया, तो आपका एक ही कैरेक्टर आया। दिस लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ only one of the parental character in a monohybrid cross in F1 and expression of both in F2। F2 के अंदर आपके टॉल भी आए थे और ड्वार्फ भी आए थे, जिसमें टॉल 3 था, ड्वार्फ 1 था, तो F2 में दोनों आ गए। It also explained the proportion of 3:1 obtained at the F2, 3:1, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन। ध्यान से समझ लीजिएगा, दो वन ऑफ दिस इज नॉट सीन एट F1 स्टेज, दोनों के दोनों कैरेक्टर F2 में आए, इसका मतलब F2 के अंदर आपका टॉल भी आया और आपका ड्वार्फ भी आया। दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन एट F1 स्टेज, वन ऑफ दीज कौन सा आपका F1 में नहीं आता? ड्वार्फ आपका F1 में नहीं आता। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन फैक्ट that allele do not show any blending, मतलब F1 जनरेशन में आपका जब कैपिटल T स्मॉल t था तो यहां सिर्फ ओनली डोमिनेंट एलील ही एक्सप्रेस किया था, ओनली डोमिनेंट एलील ही आपका एक्सप्रेस किया था। अगर यहां रिसेसिव एलील भी एक्सप्रेस करता तो प्लांट टॉल और ड्वार्फ के बीच का आता। इफ रिसेसिव एलील ऑल्सो एक्सप्रेस, अगर यहां पर रिसेसिव एलील भी एक्सप्रेस करता, इफ रिसेसिव एलील ऑल्सो एक्सप्रेस, अगर रिसेसिव एलील भी एक्सप्रेस करता, भैया टॉल ने भी एक्सप्रेस किया, रिसेसिव ने भी एक्सप्रेस किया, तो ना यहां बड़ा प्लांट आता ना यहां छोटा प्लांट आता, उन दोनों के बीच का आता, तो यहां पर आपका इंटरमीडिएट प्लांट आता, इंटरमीडिएट प्लांट आता, और इस चीज को आप बोलते हैं ब्लेंडिंग। बट यहां पर ब्लेंडिंग नहीं हुई, डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। इट मीन्स इस लाइन का मतलब है we don't have intermediate plant, we don't have intermediate plant in F1 generation, and even in F2 generation।
हमें कहीं पर भी बड़े और छोटे प्लांट के बीच के प्लांट नहीं मिले, हमें या तो बड़े मिले या छोटे मिले। ऐसा तभी हो सकता है या तो सिर्फ कैपिटल टी एक्सप्रेस किया होगा तो बड़ा आया होगा, या फिर स्मॉल टी एक्सप्रेस किया होगा छोटा आया होगा, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ दोनों एक्सप्रेस नहीं करते। अगर दोनों एक साथ एक्सप्रेस कर जाए तो ये ब्लेंडिंग हो जाती है। तो हमारे यहां पर कहीं पर कोई ब्लेंडिंग नहीं थी। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट the allele do not show any blending. It means we do not have intermediate plant in F1 generation. We have only tall in F1 generation. We have either tall or dwarf in F2 generation, but we don't have intermediate plant in F2 generation. It means we do not have blending in F1 or F2. तो ये आपको यहां तक पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। दो द पेरेंट्स कंटेन टू एलील ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है। कैपिटल टी आपका मेल पेरेंट था, स्मॉल टी आपका फीमेल पेरेंट था। पेरेंट कंटेन टू एलील, ये कितने एलील हैं? ये 2 एलील हैं। तो आप देख लीजिए पेरेंट में कितने एलील हैं। पेरेंट में 2 एलील हैं। दो द पेरेंट कंटेन 2 एलील ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, द फैक्टर और एलील ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट। ये जो फैक्टर है जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, जिसको मैं जीन बोल रहा हूं, और एलील ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट का मतलब होता है आपका सेपरेट। कब? फ्रॉम ईच अदर सच दैट गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर। तो जब यहां से गैमेट बनेगा तो यहां से आपके कितने गैमेट बने? यहां से आपके 2 गैमेट बने, और यहां से भी कितने गैमेट बने? यहां से भी 2 गैमेट बने। तो एक क्रोमोसोम पर एक कैपिटल टी गया, दूसरे क्रोमोसोम पर दूसरा कैपिटल टी गया, एक क्रोमोसोम पे स्मॉल टी गया, दूसरे पे स्मॉल टी गया। तो इन्होंने बोला कि जो एलील पेयर में थे वो एलील सेपरेट हो गए, सेग्रीगेट हो गए। कब? गैमेट फॉर्मेशन के टाइम। तो यहां पर एक गैमेट में एक क्रोमोसोम गया, एक एलील गया, एक फैक्टर गया। एक गैमेट में एक क्रोमोसोम गया, एक एलील गया, एक फैक्टर गया। यहां तक समझ में आया तो सभी लोग यस सर लिखिए। यहां तक समझ में आया तो सभी लोग यस सर लिखिए। फटाफट यस सर लिखिए। ऑफ कोर्स यस सर लिखिए। अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमेट दैट आर सिमिलर। होमोजाइगस पेरेंट जो होते हैं वो जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं वो एक टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। कैपिटल टी से वैसे तो गैमेट 2 बनेंगे, एक गैमेट कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी। ऐसे ही स्मॉल टी से गैमेट तो 2 बनेंगे, बट टाइप एक होगा, क्योंकि ये दोनों पेरेंट कैसे हैं? ये दोनों पेरेंट आपके होमोजाइगस हैं। ये दोनों पेरेंट आपके कैसे हैं? होमोजाइगस हैं। तो यहां से अगर मैं बोलूं होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमेट दैट आर सिमिलर, दोनों गैमेट सिमिलर हैं, दोनों गैमेट सिमिलर हैं, ये दोनों गैमेट सिमिलर हैं, ये दोनों गैमेट सिमिलर हैं। हेट्रोजाइगस वन प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ गैमेट। हेट्रोजाइगस मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक टाइप का कैपिटल टी, दूसरे का स्मॉल टी, ईच हैविंग 1 एलील विथ इक्वल प्रोपोर्शन। तो 50% में कैपिटल टी और 50% में आपका आया स्मॉल टी। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, when experiment on P were repeated using other trait. When experiment on P were repeated using other trait in other plant, it was found that sometime the F1 had a phenotype that did not resemble either of the 2 parental and was in between 2. तो आप देखिए यहां P का जिक्र है। When experiment on P were repeated using other trait, जैसे मैं आपको
यूजिंग अदर ट्रेट। तो जैसे मैं आपको बोलूं सीड का साइज, अगर आपको याद है जब हमने सीड साइज स्टडी किया था पी के अंदर, तो आपका लार्ज साइज और आपका स्मॉल साइज था। लार्ज था कैपिटल बी, स्मॉल था स्मॉल बी, और आपका जो साइज आ रहा था F1 जनरेशन में वो आपका आ रहा था इंटरमीडिएट साइज, आपका आ रहा था इंटरमीडिएट साइज। तो F1 में जो चीज आया साइज क्या है भाई, साइज क्या है, इंटरमीडिएट आया। तो ये जो फिनोटाइप है, ये जो फिनोटाइप है, ये फिनोटाइप डिडंट रिजेंबल ईदर ऑफ द टू पेरेंट। इंटरमीडिएट साइज ना इस पेरेंट का है ना इस पेरेंट का है, तो ये चीज इन दोनों पेरेंट से रिजेंबल शो नहीं करती, बल्कि इन दोनों के बीच की है, बल्कि इन दोनों के बीच की है, ये चीज इन दोनों के बीच की है। डिड नॉट रिजेंबल ईदर ऑफ द टू पेरेंट एंड वॉज इन बिटवीन द टू। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर, जिसको आप स्नैपड्रैगन बोलते हो और एंट्रिनम स्पीशीज बोलते हो, इज गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर। ये रहा ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर, और दूसरा है ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर, ये है ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर। तो आपका F1 जनरेशन में आपका आया पिंक, तो ये पिंक किसी भी पेरेंट से रिजेंबल शो नहीं करता, ये इनके बीच का है। अब आप यहां पर देखिएगा, रेड है, ये व्हाइट है, यहां से गैमेट आया कैपिटल आर, यहां से आया स्मॉल आर, F1 जनरेशन में आपका आया पिंक। तो आप देखिए फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम है। कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये आपका क्या है, ये आपका रेड है, ये आपका पिंक है, ये आपका पिंक है, और ये आपका व्हाइट है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके कितने तरह के फिनोटाइप हैं, अगर मैं नंबर ऑफ फिनोटाइप बोलूं तो फिनोटाइप 3 तरह के हैं। कौन कौन से 3 तरह के फिनोटाइप हैं? रेड तरह का है, पिंक तरह का है, और व्हाइट तरह का है। तो 3 तरह के फिनोटाइप हैं। अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो की बात करूं तो ये है आपका, 1 है आपका रेड, 2 है आपके पिंक, और 1 है आपका व्हाइट। अगर मैं जीनोटाइप रेशियो की बात करूं, ये कौन सा रेशियो हो गया? ये हो गया आपका फिनोटिपिक रेशियो। अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं तो आपका 1 है ऐसा वाला, 2 हैं ऐसे वाले, और 1 है ऐसा वाला। तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो जो होता है वो सेम होता है, किसके अंदर? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, टीचर का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, जल्दी से यस लिखिए, फटाक से यस लिखिए। पूरा अच्छे से रिवीजन कराएंगे, पूरा अच्छे से कराएंगे। When the F1 was self-pollinated, the F2 resulted in the following ratio 1:1. Here the genotypic ratio were exactly as we would accept in any Mendelian monohybrid cross. मतलब अगर मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करूं जो फॉलो करता था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो वहां पर जीनोटिपिक रेशियो क्या आता था? 1:1 होता था। और यहां पर जो आप बात कर रहे हैं, यहां पर जो आपने रेड और व्हाइट के बीच में क्रॉस कराया वो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, बट वो फॉलो करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये जो आपने रेड और व्हाइट के बीच में कराया ये भी एक ही कैरेक्टर की स्टडी की, फ्लावर के कलर की, तो ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, बट ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो करता है। और यहां भी जीनोटिपिक रेशियो 1:1 है। द जीनोटिपिक रेशियो वर एग्जैक्टली
as we would accept in any Mendelian monohybrid cross, but the phenotypic ratio had changed from 3:1, क्योंकि यहां पर phenotypic ratio 3:1 था, जो कि अब चेंज हो चुका है, चेंज फ्रॉम 3:1 टू phenotypic ratio चेंज होकर आ गया 1:1, phenotypic ratio चेंज होकर आ गया 1:1। अब आइए, what happened was that R was not completely dominant over R, तो F1 जनरेशन में आपका ये आया था, तो इसमें ये कैपिटल R पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं था, ये पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं था। रेड आपको तभी मिलेगा जब दोनों कैपिटल R होंगे, लेकिन आपका टॉल तो तब भी मिल जाता था जब आपका एक ही कैपिटल टी हो। तो इस फुल ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए दोनों आर चाहिए, लेकिन यहां टॉल को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ एक कैपिटल टी से काम चल जाता था, तो ये कैपिटल आर पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं था। दिस मेड इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश आर आर एज अ पिंक फ्रॉम आर आर एंड आर आर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। explanation of the concept of dominance, explanation यहां पर देखिए, पूरा फोकस यहां पर करिएगा। explanation of the concept of dominance, what exactly is dominance, why are some allele dominant and some recessive, कुछ एलील डोमिनेंट क्यों है, कुछ एलील रिसेसिव क्यों है, इनका फंडा क्या है, इनका फंडा क्या है। टू टैकल दिस क्वेश्चन वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज। एवरी जीन, एज यू नो बाय नो, कंटेन द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। कोई जीन की फॉर्म डोमिनेंट कैसे आती है, कोई जीन की फॉर्म रिसेसिव किस तरीके से आती है, इसके लिए हमें जीन के बारे में समझना पड़ेगा। एज यू नो बाय नो, कंटेन द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस पर्टिकुलर ट्रेट, क्योंकि पर्टिकुलर जीन क्या करता है, किसी ना किसी पर्टिकुलर जीन किसी ना किसी एंजाइम की सिंथेसिस करता है, पर्टिकुलर जीन किसी ना किसी एंजाइम की सिंथेसिस करता है, पर्टिकुलर जीन किसी ना किसी एंजाइम की सिंथेसिस करता है, और ये एंजाइम एक्ट करता है किस पे, सबस्ट्रेट पर एक्ट करता है, किस पे एक्ट करता है, सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है। पर्टिकुलर जीन कोई पर्टिकुलर एंजाइम बनाएगा और वो पर्टिकुलर एंजाइम किसी ना किसी सबस्ट्रेट पर ऐड करेगा, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट चेंज हो जाएगा किसी ना किसी प्रोडक्ट के अंदर, और इस प्रोडक्ट के वजह से आपका कोई ना कोई कैरेक्टर आएगा, इसकी वजह से कोई ना कोई कैरेक्टर आएगा, उस कैरेक्टर को इन्होंने लिखा है ट्रेट। पर्टिकुलर जीन कोई पर्टिकुलर एंजाइम की सिंथेसिस करता है। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आपके प्रोटीन होते हैं, और वो एंजाइम किसी ना किसी सबस्ट्रेट पर ऐड करते हैं, और वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और उस प्रोडक्ट की वजह से कोई ना कोई कैरेक्टर या कोई ना कोई ट्रेट कंट्रोल होता है। अब आप इसको अच्छे से समझिएगा। इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपी ऑफ जीन, बिल्कुल सही है। ये देख लीजिए, कैपिटल टी डिप्लॉयड है, कैपिटल टी डिप्लॉयड है, स्मॉल टी डिप्लॉयड है, ये सब क्या हैं, डिप्लॉयड हैं, ये सब क्या हैं, डिप्लॉयड हैं। देयर आर 2 कॉपी ऑफ ईच जीन, हर जीन की 2 कॉपी है, जिसको आप कहते हैं एलील, जिसको आप कहते हैं एलील। एक जीन की 2 फॉर्म, देयर आर 2 कॉपी ऑफ ईच जीन, एक जीन की 2 फॉर्म, जिसको आप कहते हैं एलील। Therefore, as a pair of allele, मतलब एलील पेयर में है। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने एलील हैं, 2 एलील हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने एलील हैं, ये भी 2 एलील हैं।
स्मॉल टी कितने एलील हैं? ये भी 2 एलील है। नाउ दीज 2 एलील नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल। ऐसा जरूरी नहीं होगा कि हमेशा कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो, क्योंकि कंडीशन कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकती है। एज इन हेट्रोजाइगोट, हेट्रोजाइगोट में जो एलील होते हैं वो नॉन आइडेंटिकल होते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों एलील सेम होंगे, वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और वो नॉन आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट इट हैज अंडरगोन, about which you will read further on and in the next chapter, which modify the information that particular allele contain। देखिए इसका मतलब समझिए, मान लीजिए ये एक जीन है, ये आपका एक जीन है। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू द सम चेंजेस दैट इट हैज अंडरगोन। देखिए ये एक जीन है और इस जीन के अंदर कोई चेंज नहीं आया। इस जीन के अंदर मान लीजिए कोई चेंज नहीं आया, तो इस जीन के अंदर कोई भी आपका चेंज नहीं आया, तो इस जीन की जो पहली फॉर्म होगी, अभी जो फॉर्म होगी, उसको बोलेंगे अनमॉडिफाई एलील। अनमॉडिफाई एलील। अगर इस जीन के अंदर चेंज आ गया, अगर इस जीन के अंदर चेंज आ गया, तो अब चेंज किसकी वजह से आया? क्या लिखा हुआ है? वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट, तो एक जीन की एक फॉर्म, वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस। एक जीन की एक फॉर्म में कोई चेंज नहीं आया, इस जीन की ये वाली एक फॉर्म है और इस जीन की ये वाली दूसरी फॉर्म है। इस जीन में कोई चेंजेस नहीं आया, तो इस जीन की जो फॉर्म होगी वो कहलाएगी अनमॉडिफाइड एलील। लेकिन वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट, ये वाला डिफरेंट है। क्यों? ड्यू टू सम चेंजेस दैट इट हैज अंडरगॉन, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे फर्दर ऑन इन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पर एक चीज पढ़ाई जाती है, वहां पर एक चीज पढ़ाई जाती है जिसका आइडिया इस चैप्टर में भी दिया जाता है, जिसको आप बोलते हैं म्यूटेशन, जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा थर्सडे को। तो म्यूटेशन की वजह से डीएनए में चेंज आता है, म्यूटेशन की वजह से डीएनए में चेंज आता है। तो अब जो एलील आपके पास है वो मॉडिफाई एलील है। तो एक जीन की नॉर्मल फॉर्म, इसको एक जीन की नॉर्मल फॉर्म को बोलते हैं अनमॉडिफाइड एलील, इसी को बोलते हैं वाइल्ड एलील, इसी को बोलते हैं वाइल्ड एलील। एक जीन की जो दूसरी फॉर्म है वो क्यों आई? वो म्यूटेशन की वजह से आई। एक जीन में चेंज हुआ, उस चेंज को बोलते हैं म्यूटेशन। इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। म्यूटेशन की वजह से जीन की दूसरी फॉर्म आई, जिसको आपने बोला मॉडिफाई एलील, जिसको आपने बोला मॉडिफाई एलील। ये जो अनमॉडिफाई एलील है, ये आपका एक एंजाइम बनाएगा, जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल एंजाइम। क्या बनाएगा? नॉर्मल एंजाइम बनाएगा। और वो नॉर्मल एंजाइम आपका, उसको मैं डिनोट कर देता हूं ई से, और ये नॉर्मल एंजाइम आपका सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगा। ये नॉर्मल एंजाइम आपका सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगा और उसकी वजह से आपका बनेगा प्रोडक्ट। और उस प्रोडक्ट की वजह से दिस प्रोडक्ट कंट्रोल नॉर्मल फिनोटाइप, या फिर ये कंट्रोल करेगा कोई ट्रेट। फिर से देखिएगा, एक जीन की दो फॉर्म, एक जीन की एक फॉर्म को बोल रहे हैं अनमॉडिफाइड एलील, जिसकी वजह से नॉर्मल एंजाइम बना। नॉर्मल एंजाइम सबस्ट्रेट पर एक्ट किया, जिसने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, और उस प्रोडक्ट की वजह से कोई ट्रेट कंट्रोल्ड हुई, उस प्रोडक्ट की वजह से कोई फिनोटाइप, कोई कैरेक्टर कंट्रोल्ड हुआ। लेकिन अगर जीन में चेंज हुआ तो आपका आया मॉडिफाई एलील। अब ये जो मॉडिफाई एलील है, इस मॉडिफाई एलील के साथ कुछ कंडीशन है। चेंज होने के बावजूद भी
ये आपका कैसा एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, या तो ये नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करे या फिर ये एंजाइम ही प्रोड्यूस ना करे, एंजाइम ही प्रोड्यूस ना करे, या फिर ये नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करे, नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करे। ये मॉडिफाई एलील या तो प्रोड्यूस करे नॉर्मल एंजाइम या फिर ये प्रोड्यूस करे, एंजाइम ही प्रोड्यूस ना करे या नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करे। भाई चेंज होने के बाद भी नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब ये एंजाइम सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगा, और जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगा तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा प्रोडक्ट, आपका बनेगा प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट कंट्रोल करेगा सेम फिनोटाइप को, इसी फिनोटाइप को कंट्रोल सेम फिनोटाइप, कंट्रोल सेम फिनोटाइप और ट्रेट और कैरेक्टर, कंट्रोल सेम फिनोटाइप और ट्रेट और कैरेक्टर। मतलब मॉडिफाई होने के बाद भी एंजाइम बना रहा है, वो एंजाइम सबस्ट्रेट पे ऐड कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है। तो भाई मॉडिफाई होने का कोई नुकसान नहीं हुआ, मॉडिफाई होने का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस केस में, इस केस में, इस केस में, इस केस में ये जो एलील है ये एलील कहलाता है डोमिनेंट एलील। तो इस मॉडिफाई एलील, इस अनमॉडिफाई एलील को डोमिनेंट एलील बोलेंगे, और ऐसा मॉडिफाई एलील जो नॉर्मल एंजाइम बना दे, ऐसे मॉडिफाई एलील को बोलेंगे डोमिनेंट एलील। तो ये भी डोमिनेंट है, मतलब मॉडिफाई ना हो, नॉर्मल एंजाइम बनाए, वो एंजाइम सबस्ट्रेट पर ऐड करे जिससे प्रोडक्ट बने, और नॉर्मल कैरेक्टर को वो प्रोडक्ट कंट्रोल करे, तो भाई ऐसे एलील को बोलेंगे डोमिनेंट एलील। लेकिन मॉडिफाई हो गया म्यूटेशन की वजह से, बट उसके बाद भी नॉर्मल एंजाइम बना रहा है, मतलब यहां भी बोलेंगे आप डोमिनेंट एलील। तो यहां पर इस एलील को डोमिनेंट एलील तब बोलेंगे जब ये नॉर्मल एंजाइम बना रहा है। लेकिन अगर ये एलील एंजाइम ही ना बनाए या ये नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए तो इस एलील को बोलेंगे रिसेसिव एलील, इसको आप बोलेंगे रिसेसिव एलील। तो जिसकी वजह से कोई एंजाइम नहीं बनेगा, कोई एंजाइम नहीं बनेगा, तो वहां पर वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा जो प्रोडक्ट पहले बन रहा था। इसका मतलब यहां कुछ और बनेगा, इसका मतलब यहां पर आपका जो फिनोटाइप है वो चेंज हो गया, यहां पर आपका फिनोटाइप चेंज हो गया। देखिए मॉडिफाई होने के बाद दो रास्ते थे कि मैं मॉडिफाई हुआ बट संभल गया, मॉडिफाई होने ये एलील, ये मॉडिफाई एलील डोमिनेंट एलील तब कहलाएगा जब ये मॉडिफाई होने के बाद भी नॉर्मल एंजाइम बना दे। ये मॉडिफाई एलील रिसेसिव एलील तब कहलाएगा जब ये मॉडिफाई होने के बाद एंजाइम ना बना पाए या नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए। जब एंजाइम ही नहीं है तो वो सबस्ट्रेट पर एक्ट ही नहीं करेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, ये वाला ट्रेट आएगा ही नहीं, तो ट्रेट चेंज हो जाएगा। समझ में आया तो यस सर लिखिए, समझ में आया तो यस सर लिखिए, समझ में आया तो यस सर लिखिए, समझ में आया तो यस सर लिखिए। जल्दी से लाइन लगा दो यस सर की, जल्दी से सब लोग यस सर लिख दीजिए। तो अब आप देखिए which modify the information that particular allele contain। तो म्यूटेशन की वजह से, चेंज आने की वजह से जो इंफॉर्मेशन थी वो मॉडिफाई हो गई, जो ट्रेट थी वो चेंज हो गई, जो फिनोटाइप था वो चेंज हो गया, इंफॉर्मेशन मॉडिफाई हो गई, इंफॉर्मेशन मॉडिफाई हो रही। यहां इंफॉर्मेशन मॉडिफाई नहीं हुई, यहां इंफॉर्मेशन आपकी मॉडिफाई हो गई, यहां इंफॉर्मेशन मॉडिफाई नहीं हुई, यहां इंफॉर्मेशन मॉडिफाई हो गई। अब देखिए इसको, देखिए ये मैंने आपको समझाया है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जीन that contain the information for producing an enzyme। Now there are two copy of these gene। इस जीन की दो कॉपी है, दो एलिलिक फॉर्म है। Let us assume as is more common that the normal allele produce
दी नॉर्मल एंजाइम, मतलब ये वाली जो फॉर्म है अनमॉडिफाइड एलील वाली, ये फॉर्म ज्यादा कॉमन है, मोर कॉमन दैट द नॉर्मल एलील प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और इस सबस्ट्रेट की वजह से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। यह पैराग्राफ इसको एक्सप्लेन करता है, ऊपर वाले को, इस ऊपर वाली लाइन को यह वाला पैराग्राफ पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता है। थ्योरेटिकली द मॉडिफाई एलील, अब ये चीज देखिए, ये चीज देखिए, ये वाली जो चीज है यहां से लेके ये पूरा का पूरा, इसको ये वाला पैराग्राफ एक्सप्लेन करेगा। ये मॉडिफाई एलील, नॉर्मल, और ये इस पूरे को ये वाला पैराग्राफ एक्सप्लेन करेगा। द मॉडिफाइड एलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम, तो इस केस में भी आपका प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा क्योंकि एंजाइम आपके पास है। तो यहां पर सेम फिनोटाइप रहेगा, वही फिनोटाइप रहेगा, वही ट्रेट रहेगा, जो ट्रेट आपका इसके साथ आता है, जो ट्रेट इसके साथ आता है वही ट्रेट इसके साथ भी आएगा। लेकिन नॉन फंक्शन एंजाइम बना सकता है या फिर वो एंजाइम ही ना बनाए। देखो क्या लिखा हुआ है, इन द फर्स्ट केस मॉडिफाई एलील, इन द फर्स्ट केस मॉडिफाई एलील, इन द फर्स्ट केस, इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाई एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाई एलील, मतलब ये मॉडिफाई एलील क्या कहलाया जाएगा, डोमिनेंट एलील, और वो अनमॉडिफाइड एलील भी क्या था, वो भी इक्विवेलेंट था डोमिनेंट एलील। देयरफॉर इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप और ट्रेट, रिजल्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सच इक्विवेलेंट एलील पेयर आर वेरी कॉमन, ऐसी संभावना ज्यादा होती है, ऐसी संभावना ज्यादा होती है। दूसरा, बट इफ द एलील प्रोड्यूस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, मतलब कौन सी कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन, अगर वो मॉडिफाई एलील एंजाइम ही ना बनाए या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए, या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए, इफ द एलील प्रोड्यूस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम द फिनोटाइप में बी अफेक्टेड, क्योंकि एंजाइम बना नहीं और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हुआ नहीं। द फिनोटिपिक ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील, वो पर्टिकुलर फिनोटिपिक ट्रेट आएगी या नहीं आएगी ये डिपेंड करेगा मेरे अनमॉडिफाइड एलील पर, क्योंकि मॉडिफाइड एलील के पास अगर उसने एंजाइम नहीं बनाया या उसने नॉन फंक्शन एंजाइम बनाया तो भैया मेरा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा और फिनोटिपिक ट्रेट जो होगी वो पुरानी वाली नहीं आएगी। अगर मुझे वही फिनोटिपिक ट्रेट चाहिए तो मुझे मॉडिफाइड एलील नहीं चाहिए, मुझे अनमॉडिफाइड एलील चाहिए। The unmodified allele which represent the original phenotype is the dominant allele. Unmodified allele which represent the original phenotype, unmodified allele, unmodified allele, unmodified allele which represent the original phenotype called dominant allele, called dominant allele, called dominant allele. And the modified allele is generally the recessive allele. Modified allele is generally the recessive allele. Hence, in the example above, the recessive trait is seen due to the non-functional enzyme और नो एंजाइम। देखिए रिसेसिव ट्रेट या तो एंजाइम बना ही नहीं या एंजाइम नॉन फंक्शनल बना, सेकंड और थर्ड कंडीशन लिखी हुई है, सेकंड और थर्ड कंडीशन लिखी हुई है। रिसेसिव ट्रेट में फर्स्ट कंडीशन नहीं लिखी, ये नहीं लिखा कि लेस एफिशिएंट या नॉर्मल एंजाइम की वजह से रिसेसिव ट्रेट आएगी, नहीं, या तो लिखा एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं होगा या लिखा नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस होगा। तो मतलब इसकी वजह से आपकी रिसेसिव ट्रेट आएगी, किसकी वजह से, इनकी वजह से आपकी रिसेसिव ट्रेट आएगी। तो ये रिसेसिव एलील हुआ, इसकी वजह से डोमिनेंट ट्रेट, इसकी वजह से भी आपकी डोमिनेंट ट्रेट आएगी। तो बच्चों ये समझ में आया तो आप यस सर लिख दीजिए, ये समझ में आया तो आप यस सर लिख दीजिए। फटाफट स्पीड में लिखिए, आलस मत करिए, सभी लोग लिखिए, ये मत सोचिए वो लिख देगा, नहीं, तू भी लिख, वो भी लिखेगी, तू भी लिख।
कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस में भी याद रखना कि यहां पर भी आपका, याद रखिएगा, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो जो होता है सेम होता है। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है। अच्छा बताओ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में सम ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप क्या होगा? बताइए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में सम ऑफ फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होगा? सम ऑफ फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होगा? बताइए। सम ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप क्या होगा? फिनोटाइप कितने होते हैं? 3 होते हैं। जीनोटाइप कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो आंसर क्या हो गया? 6 हो गया। आंसर हो गया 6। अगर मैं आपसे पूछूं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर सम ऑफ फिनोटाइप और जीनोटाइप कितना होगा? फिनोटाइप कितना होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में? 2 होते हैं। और जीनोटाइप कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा आपका 5। अगर मैं पूछूं आपसे डाई हाइब्रिड क्रॉस में, डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप और जीनोटाइप का सम कितना होगा? फिनोटाइप और जीनोटाइप का सम कितना होगा? फिनोटाइप होते हैं 4, 9 3 3 1, कितने हुए? 4। और जीनोटाइप हुए 1 2 1 2 4 2 1 2 1। तो 4 + 9 ये आपका हुआ 13। तो ये चीजें याद रखना, ये चीजें आप याद रखना। कोडोमिनेंस, टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग क्रॉस where the F1 resemble either of the two parent। या तो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि F1 किसी एक पेरेंट से रिजेंबल शो कर रहा था। किसके साथ रिजेंबल शो कर रहा था? रिजेंबल शो कर रहा था टॉल के साथ, जिसको आपने बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस। या फिर दोनों पेरेंट के बीच का था, रेड और व्हाइट में क्रॉस कराया तो आपको मिला पिंक, मतलब दोनों पेरेंट के बीच का था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बट इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट। मान लीजिए एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप है IA, दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप है IB। तो बच्चों यहां से आपका आया IA, यहां से आपका आया IB और IB, ये आपका F1 जनरेशन है। ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। इसमें कौन सा एंटीजन है? इसमें A एंटीजन है। इसमें कौन सा एंटीजन है? इसमें B एंटीजन है। इसमें कौन सा एंटीजन है? A एंड B। मतलब 50% A एंटीजन है और 50% B एंटीजन है। तो ये चीज दोनों पेरेंट से रिजेंबल शो कर रही है। को मतलब होता है बोथ, को का मतलब होता है बोथ, डोमिनेंट का मतलब होता है डोमिनेंट। तो ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है। 50% IA चलेगा, 50% IB रहेगा। तो जब F1 जनरेशन दोनों पेरेंट से रिजेंबल शो करे, ये F1 इस पेरेंट से 50% रिजेंबल करता है, ये F1 इस पेरेंट से 50% रिजेंबल करता है, इसको आप कहते हैं कोडोमिनेंस। इसको आप बोलते हैं कोडोमिनेंस। A good example is different type of RBC that determine ABO blood group in human being. ABO blood group are controlled by the gene I। तो जीन कौन सा है? I। एलील कितने हैं? एलील हैं 3। एक है IA, दूसरा है IB, तीसरा है IO। IA-IB ये कैसा एलील है? डोमिनेंट है। ये कैसा है? डोमिनेंट है। ये कैसा है? रिसेसिव है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द RBC, ये रहा आपका RBC। इस RBC की ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हैज शुगर पॉलीमर दैट प्रोट्रूड का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट आउट, बाहर की तरफ निकलना, फ्रॉम इट्स सरफेस, एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय, एंड काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय, काइंड ऑफ शुगर इज
कंट्रोल्ड बाय द जीन। तो आप देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहां पे प्रेजेंट होती है शुगर, जिसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं एंटीजन, जिसके लिए वर्ड आप यूज करते हैं एंटीजन। फ्रॉम इट्स सरफेस, ठीक है, आरबीसी हैज शुगर पॉलीमर दैट प्रोट्रूड, ठीक है, फ्रॉम इट्स सरफेस, प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस। प्रोट्रूड का मतलब होता है निकलना, इसके सरफेस पे निकलना। प्रोट्रूड का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट आउट, ठीक है, या ओवर द सरफेस, प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। तो इस शुगर की जो सिंथेसिस होती है उसको जीन कंट्रोल करता है। द जीन आई, इस लाइन को देखेंगे, द जीन आई हैज 3 एलील, आई ए, आई बी और आई। द एलील आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर। मतलब ये है आपका जीन। अभी अभी इन्होंने बोला कि जीन कंट्रोल करता है शुगर, जीन कंट्रोल करता है शुगर की सिंथेसिस। तो ये जीन है, ये जीन है, इस जीन की एक फॉर्म है आई ए और एक फॉर्म है आई बी और इसी जीन की एक फॉर्म है आई। तो ये किसकी फॉर्म है? ये जीन्स की फॉर्म है। तो एक्चुअल में ये सब क्या हुए? ये एलील हैं, बट ये सब अपने आप में भी तो जीन है। एक जीन की एक फॉर्म ये, इसी जीन की एक फॉर्म ये, इसी जीन की एक फॉर्म ये। तो आपका जो आई ए है, द जीन आई हैज 3 एलील, द एलील आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ये शुगर प्रोड्यूस कर रहा है। ये भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? शुगर प्रोड्यूस कर रहा है। और दोनों शुगर कैसी है? डिफरेंट है। तो यहां क्या लिखा हुआ है? शुगर कंट्रोल बाय जीन। तो दैट पर्टिकुलर शुगर कंट्रोल बाय this type of gene, this sugar controlled by this type of genes and these are the allele. The modification of genes are allele, but allele अपने आप में है तो एक जीन ही ना भाई। मैं तुम्हें कहूं कि भैया आम है, आम की एक वैरायटी ये है, आम की एक वैरायटी ये है, ये दोनों एलील हैं, बट ये दोनों एलील हैं तो आम, आम का मतलब हो गया जीन, आम का मतलब हो गया जीन। आम की एक फॉर्म ये, आम की एक फॉर्म ये दोनों एलील, बट दोनों एलील अपने आप में तो आम ही हैं, अपने आप में तो जीन ही हैं। तो ये जीन की फॉर्म है, ये जीन की फॉर्म है। शुगर की सिंथेसिस जीन कंट्रोल करता है, शुगर की सिंथेसिस जीन की डिफरेंट फॉर्म कंट्रोल करती है, जिसको आप एलील बोलते हो। वाइल एलील आई डजंट प्रोड्यूस एनी शुगर, यहां से कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं होती, यहां से कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं होती। बिकॉज ह्यूमन आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ईच प्रेजेंट ऑफ द टू ऑफ द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है एक पेयर में 2 क्रोमोसोम। हमारे एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होते हैं, 3 नहीं होते, 3 नहीं होते। इसलिए हमारे पास कोई भी आपके 2 ही एलील मिलेंगे, या तो मिलेगा आई ए, एक ही एलील की 2 कॉपी। एलील तो अभी भी 2 ही हैं, एलील तो अभी भी 2 ही हैं, दोनों एलील हैं बट सेम कॉपी हैं। एलील तो अभी भी 2 ही हैं, या एलील आपका मिलेगा आई बी, या आपका मिलेगा आई बी। एलील तो अभी भी 2 ही हैं बट आपकी सेम कॉपी है, आपकी सेम कॉपी है। तो आप इसमें कर सकते हो, आप लिखना चाहो आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। यहां आई ए है, यहां आई ओ है। एलील तो अभी भी 2 हैं, एलील तो अभी भी 2 हैं, क्योंकि एक पेयर में 3 क्रोमोसोम नहीं होते, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होते हैं। तो एक क्रोमोसोम पर एक एलील, एक क्रोमोसोम पे जीन की एक फॉर्म, दूसरे क्रोमोसोम पे जीन की दूसरी फॉर्म। तो इसलिए 3 में से कोई 2 एलील आपके मिलेंगे। यहां तक समझ में आया तो यस लिख दीजिए। यहां तक समझ में आया? कई लोग ना चैट में ऐसे लगे रहते हैं, है ना। चैट में लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आपस में बात करो, कैसे हो, टेलीग्राम ग्रुप बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। तू कहाँ से है, मैं यहाँ से हूँ, तू कहाँ से है, मैं वहाँ से हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो, जो पढ़ने आए हैं वो अपना काम करें, है ना। मैं बस आपको गलत नहीं बोलूँगा, गंदी एब्यूसिव वर्ड यूज़ नहीं करना है, ना आप यूज़ करेंगे। बस चैट में भाषा की मर्यादा आप बनाए रखेंगे और कुछ नहीं, ठीक। तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। वो टाइम गया, चिल्लाना चिल्लूना वो सब थोड़ी ना अच्छा लगता है, समझ रहे हो। तो आई ए, अब मैं
36 साल का हो गया, 36, सीनियर सिटीजन में आ जाऊंगा थोड़े टाइम बाद। पता है सीनियर सिटीजन में बैंक की जो एफडी होती है ना उसके इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलता है। तो मैं ज़्यादा चिल्लाऊंगा अपनी हालत खराब होगी, ठीक है, इसलिए एकदम गॉड ब्लेस यू चलना चाहिए एकदम इसी तरीके से, ठीक है। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आओ, अरे दीवाने आजा। आई ए आई बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट, आई ए एंड आई बी। गजब गजब लोग हो यार, गजब जनता है, गॉड ब्लेस यू शुरू कर दिया। अरे गजब भाई गजब, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई ए आई बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर आई, क्योंकि आई कैसा है बच्चों, आई है आपका रिसेसिव, आई है आपका रिसेसिव, बहुत बढ़िया। In other words, when IA and I are present, only IA express. अगर आपका I होगा, मैं I को IO लिखता था, आप सिंगल I लिखना चाहते हो, सिंगल I लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात एक ही चीज है, बात एक ही चीज है, आप इसको ऐसे लिखिए या फिर आप इसको ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई रिसेसिव है, ए डोमिनेंट है, इसलिए बंदे का ब्लड ग्रुप होता था ए ब्लड ग्रुप। ऐसे ही आई ए आई ओ, बात तो एक ही है, वही है, सेम ही चीज हो गई। मैं कहूं आई बी आई ओ, बी डोमिनेंट है, ओ रिसेसिव है, बंदी का ब्लड ग्रुप होता था आपका बी, बंदी का ब्लड ग्रुप होता था आपका बी। ओके ओके, आ जाओ। बिकॉज आई डजंट प्रोड्यूस एनी शुगर, भाई आई कोई शुगर प्रोड्यूस करता ही नहीं है, वो रिसेसिव एलील है। व्हेन आई बी एंड आई प्रेजेंट, आई बी एक्सप्रेस, जब आई बी और आई को मैंने लिख दिया आई ओ, तो एक्सप्रेस कौन करेगा, एक्सप्रेस तो सिर्फ आई बी ही करेगा। बट व्हेन आई ए एंड आई बी प्रेजेंट टुगेदर, दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर, दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस, हेंस आरबीसी है बोथ टाइप ऑफ शुगर। तो इनकी आरबीसी पर आपकी ए शुगर भी होगी और इस पे आपकी बी शुगर भी होगी। किसके अंदर, जिसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा, और इसी को आप बोलते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, तो कोडोमिनेंस का भी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है, खोपड़े में डाल ले, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो आपका सेम होता है। सिंस देयर आर थ्री, सिंस कंप्लीट करो जरा सेंटेंस केजीएफ, सिंस 19 कितना था, सिंस 19 कंप्लीट करो, एनर्जी मिलती है, सिंस चलो बताओ बेटा, सिंस नीट का क्वेश्चन है, बताओ सिंस 19 कितना था, बताओ, देखें जरा कितने हैं केजीएफ के फैन। सिंस 1951, शाबाश, ये आया है नीट का क्वेश्चन, ये आया नीट का क्वेश्चन बेटा, 2024 में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सिंस 1951, आ जाओ भाई, आओ आओ, शाबाश, बहुत बढ़िया, गजब, बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया खेले आप, बहुत बढ़िया खेले, बहुत बढ़िया खेले। इसके लिए आपको क्या मिलता है, इसके लिए मैं आपको ये है, आपको कंबल मिलता है, आपको मेरी तरफ से ये कंबल आपको मिलता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आ जाओ बेटा, आ जाओ। देयर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 एलील दैट आर पॉसिबल and therefore a total of 6 different genotype ABO blood group। टेबल में देख लेते हैं, टेबल में देख लेते हैं, देखिए कितने जीनोटाइप पॉसिबल हैं, ये देखिए 1 2 3, ये कहां गड़बड़ हो गई, यहां रुको, जो 6 जीनोटाइप ना, तो आप देखिए जीनोटाइप, देखिए किस किस टाइप के आपके जीनोटाइप आएंगे। आपका एक तो हो गया, कैसा जीनोटाइप हो गया, ये हो सकता है, दूसरा आपका ये हो सकता है, तीसरा आपका ये हो सकता है, चौथा आपका ये हो सकता है, ये पांचवा और ये आपका छठवा। तो 6 तरह के जीनोटाइप पॉसिबल हो गए, 6 तरह के जीनोटाइप पॉसिबल हो गए। और फिनोटाइप कितने हुए, फिनोटाइप 4 हुए, ए बी और बी और ओ। तो आपके 4 तरह के फिनोटाइप पॉसिबल हुए, तो 4 तरह के आपके फिनोटाइप पॉसिबल हुए और 6 तरह के आपके जीनोटाइप पॉसिबल हुए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
Do you realize that the example of ABO blood group also provide a good example of multiple allele? Yes, why not? ठीक है, बिल्कुल भाई, 3 एलील है, 3 एलील है। मल्टीपल एलील का मतलब क्या हुआ? मोर देन 2 एलील, मोर देन 2 एलील। 2 से ज्यादा एलील कंट्रोल्ड करते हैं कितने कैरेक्टर को? एक कैरेक्टर को। Here you can see that there are more than 2, therefore 3 allele governing the same character. Since in an individual only 2 allele can be present, multiple allele can be found only when population studies are made. देखिए क्या लिख रखा है, in an individual only 2 allele can be present. भाई मेरा ब्लड ग्रुप अगर A है तो मेरे अंदर या तो मैं होमोजाइगस रहूंगा A के लिए या हेट्रोजाइगस रहूंगा। 3 में से होंगे मेरे पास 2 ही एलील। और अगर मुझे इतने सारे ब्लड ग्रुप स्टडी करने हैं तो ये 1-2 लोगों में नहीं कर सकते, मुझे एक पॉपुलेशन चाहिए होगी जहां मैं ये स्टडी करूंगा। ओकेशनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन 1 इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, स्टार सिंथेसिस इन पी सीड इज कंट्रोल्ड बाय 1 जीन, इट हैज 2 एलील। स्टार्च की सिंथेसिस देखिए, एक सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन 1 इफेक्ट, इसी को आप कहते हैं प्लियोट्रॉपी, इसी को आप कहते हैं प्लियोट्रॉपी। स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड कंट्रोल बाय 1 जीन, तो ये एक जीन है जो स्टार्च की सिंथेसिस कंट्रोल करता है। ये जीन किसकी सिंथेसिस करेगा? ये जीन आपकी स्टार्च की सिंथेसिस करेगा। और इसके आपके 2 फॉर्म दी हुई है, एक है आपकी कैपिटल बी और एक है स्मॉल बी। एक है कैपिटल बी और एक है स्मॉल बी। अब आगे देखते हैं। Starch is synthesized effectively by capital B homozygous, and therefore large starch grain are produced. In contrast, small b homozygous have lesser efficiency in starch synthesis. तो आपके पास एक सीड है, यहां पर आपके पास एक सीड है, ये सीड कैपिटल बी वाला है, स्मॉल बी वाला है। तो अगर कैपिटल बी है तो स्टार्च बनेगा, मतलब कैपिटल बी की वजह से स्टार्च की सिंथेसिस होगी, स्मॉल बी की वजह से लेस सिंथेसिस होगी या फिर नो सिंथेसिस, लेस सिंथेसिस या फिर नो सिंथेसिस। तो यहां पर स्टार्च ज्यादा है तो यहां पर सीड का जो साइज आएगा वो लार्ज साइज आएगा, यहां पर जो सीड का साइज आएगा वो स्मॉल साइज आएगा। और जब यहां से आपका ये आपका कैसा हो गया, अच्छा शेप के लिए बता रहे हैं, पहले मैंने साइज ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पहले शेप के लिए बताया गया है, प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन आफ्टर मैच्योरेशन दिस सीड, बीबी सीड्स आर राउंड एंड बीबी सीड्स आर रिंकल्ड। तो ठीक है, तो हम भी यहां पर मैंने पहले साइज का ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले साइज का बता देता हूं। तो यहां से आपका आया कैपिटल बी और यहां से आपका स्मॉल बी। तो कैपिटल बी स्मॉल बी में एक ही डोमिनेंट एलील है, तो मैक्सिमम स्टार्च कहां होगा? मैक्सिमम स्टार्च कहां होगा? मैक्सिमम स्टार्च यहां पर होगा और यहां पर आपका इंटरमीडिएट स्टार्च होगा, इंटरमीडिएट स्टार्च होगा क्योंकि यहां एक ही कैपिटल बी है और यहां पर वेरी लेस, यहां पर जो स्टार्च होगा काफी कम होगा। तो यहां पर जो सीड मिलेगा, यहां पर जो सीड मिलेगा उसका साइज कैसा होगा? उसका साइज होगा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। तो लार्ज और स्मॉल के बीच में क्रॉस कराया तो इंटरमीडिएट, क्योंकि यहां स्टार्च इससे कम होगा बट इससे ज्यादा होगा। तो यहां क्या फॉलो किया? यहां फॉलो किया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यहां फॉलो किया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यहां फॉलो किया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर आप शेप की बात करेंगे, कैपिटल बी की में स्टार्च की सिंथेसिस है, तो यहां पर जो शेप आया
वो राउंड शेप आया। शेप यहां भी राउंड है, शेप यहां भी राउंड है, यहां छोटा राउंड है, यहां बड़ा राउंड है, यहां बड़ा राउंड है, यहां छोटा राउंड है। शेप तो सेम है, शेप तो सेम है, यहां भी राउंड है, यहां भी राउंड है, यहां भी राउंड, यहां भी राउंड, यहां बड़ा वाला राउंड, यहां छोटा वाला राउंड, यहां साइज बड़ा है, यहां साइज इससे छोटा है, इंटरमीडिएट है। तो यहां राउंड शेप आया और यहां पर आपका रिंकल्ड आया। जब इसके बीच में क्रॉस कराया तो आपका शेप तो राउंड ही आया बट थोड़ा छोटा, बट सीड का साइज छोटा हो गया। सीड का शेप अभी भी राउंड है बट सीड का शेप अभी भी राउंड है बट सीड पहले से छोटा हो गया। तो जब आप शेप की बात करते हैं तो आपका फॉलो होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस तो आप देख लीजिएगा, प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन आफ्टर मैचुरेशन ऑफ सीड, बीबी सीड्स आर राउंड एंड बीबी सीड्स आर रिंकल्ड। ये है राउंड, ये है आपके रिंकल्ड। हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस राउंड सीड, हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस राउंड सीड। ये देख लीजिए, ये क्या है, ये हेट्रोजाइगस है। इसने क्या प्रोड्यूस किया, इसने राउंड सीड प्रोड्यूस किया। एंड सो बी सीम्स टू बी द डोमिनेंट एलील बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज। इसका साइज छोटा है, भले ही शेप राउंड है बट इसका साइज छोटा है, इसका साइज इसके मुकाबले छोटा है, इसका साइज इसके मुकाबले छोटा है। राउंड शेप लार्ज साइज, रिंकल शेप स्मॉल साइज, राउंड शेप आ गया होगा समझ में, इंटरमीडिएट साइज। साइज छोटा है, साइज छोटा है in BB seed. So if starch grain size is considered the phenotype, then from this angle the allele show incomplete dominance. अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिकॉर्डेड लेक्चर दिया था, आज आत्मा को तृप्ति मिली होगी, आज आत्मा खुश हुई होगी। कुछ बच्चों को अगर वहां कोई पॉइंट में कंफ्यूजन होगी तो आज आत्मा एकदम खुश हो गई होगी। समझ में आया तो यस लिख दीजिए, समझ में आया तो यस लिख दीजिए। Therefore dominance is not autonomous feature of gene. इसका मतलब डोमिनेंस किसी जीन का, डोमिनेंस किसी जीन का। अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उस दिन रिकॉर्डेड लेक्चर देके मैं खुश नहीं था, वो बात अलग है। 95% लोगों को चीज समझ में आ गई थी, लेकिन भाई लाइव क्लास का मजा लाइव क्लास होती है, बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, उसमें कोई देखता ही नहीं है रिकॉर्डेड के अंदर। तो भैया यहां पूरा का पूरा ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा ध्यान रखिएगा। अब काफी लोगों का वो डाउट क्लियर हो गया होगा जो उनके दिमाग में चल रहा होगा पूरा का पूरा। डोमिनेंस इज नॉट अ ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन। मैं किस मुंह से कहूं, मैं किस मुंह से कहूं, मैं किस मुंह से कहूं, मैं किस मुंह से कहूं कि एक जीन का इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस फीचर डोमिनेंट है? नहीं। एक जीन की स्टडी, एक जीन की स्टडी से स्टार्च सिंथेसिस हुई। इस स्टार्च सिंथेसिस की वजह से, इस स्टार्च सिंथेसिस की वजह से, इस स्टार्च सिंथेसिस की वजह से दो कैरेक्टर कंट्रोल्ड हुए। एक को बोला सीड शेप, एक को बोला सीड साइज, एक को बोला सीड शेप, एक को बोला सीड साइज। एक जीन की वजह से दो कैरेक्टर स्टडी हुए। जब सीड शेप हुआ तो फॉलो हुआ क्या? डोमिनेंस। सीड साइज हुआ तो फॉलो हुआ आपका, सीड साइज में फॉलो हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जीन एक है जो स्टार्च की सिंथेसिस करके दो कैरेक्टर कंट्रोल कर लेता है, तो क्या डोमिनेंस इसका ऑटोनोमस फीचर है? नहीं। क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसका ऑटोनोमस फीचर है? नहीं। इस जीन का फीचर तो डोमिनेंस भी हो सकता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी हो सकता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी हो सकता है, डोमिनेंस भी हो सकता है। तो मैं किस मुंह से कहूं कि डोमिनेंस, इस जीन का फीचर सिर्फ डोमिनेंस है, इस जीन का ऑटोनोमस फीचर सिर्फ डोमिनेंस है? नहीं। इस जीन का ऑटोनोमस फीचर सिर्फ इनकम्प्लीट डोमिनेंस है? नहीं। आप नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते। अरे दीवानों, मैं उसका भी हूं और मैं इसका भी हूं। जब मैं इन दोनों की प्रॉपर्टी हूं तो तुम मुझे ये नहीं कह सकती
कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बना हूं। तुम ये क्लेम नहीं कर सकती मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बना हूं। मैं तो उससे भी मोहब्बत करता हूं, मैं तो तुझसे भी मोहब्बत करता हूं। मैं तेरी ऑटोनोमस बॉडी नहीं हूं, मैं उसकी भी ऑटोनोमस बॉडी नहीं हूं। तू भी मेरी मोहब्बत है, वो भी मेरी मोहब्बत है। जब एक जीन दो लोगों से प्यार करे तो कोई एक प्यार क्लेम नहीं कर सकता। व्हेन अ जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, तो आप ये नहीं कह सकते दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर इज असाइंड टू दैट जीन। नो, नॉट एट ऑल। व्हेन अ जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, यू कांट से कि ये मेरी है या ये मेरी है। जितना मैं तुम्हारा हूं उतना ही मैं उसका हूं। तो डोमिनेंस इज नॉट अ autonomous feature of gene when a gene control more than one character। अगर मेरी एक ही मोहब्बत है तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरी है और मैं इसका हूं, ऑटोनॉमस। लेकिन अगर मेरी मोहब्बत दो है तो मैं कैसे कह सकता हूं? समझ में आया तो यस लिख दो। समझ बच्चों, ये सिर्फ समझाने का तरीका था, इसका किसी वस्तु से कोई संबंध नहीं है। अगर होता है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। तो आपको जो मैं इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था आप उसी को लीजिएगा, फालतू की कोई भी चीज को दिमाग में नहीं रखिएगा। समझ में आया तो यस लिख दीजिए, समझ में आया तो यस लिख दीजिए फटाफट। इससे मतलब इजी हो गया समझाना ना। देखो ये लाइन इतनी खतरनाक लाइन है यार, तुम खुद देखो। बच्चे को ये लाइन समझ नहीं आती, तुम में से काफी लोगों को इस लाइन समझ भी नहीं आई होगी। अब देखो तुम्हें कितने अच्छे से समझ में आएगी। देखो, डोमिनेंस इज नॉट अ ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन or the product that is the information for it. It depends as much as on the gene product and the production of particular phenotype from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine in case more than one phenotype is influenced by the same gene. किस पे डिपेंड करता है? It has information for it depend as much as on the gene product and the production of particular phenotype. पर्टिकुलर फिनोटाइप कौन कौन सा हो सकता है? या तो हो सकता है सीड शेप या फिर आपका हो सकता है सीड साइज। ये दो ही तो फिनोटाइप हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप सीड शेप के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं या सीड साइज के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। क्योंकि पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो होता है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर कंट्रोल होता है। भाई कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनेगा तो वो प्रोडक्ट पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। और इसी कैरेक्टर को मैं बोल रहा हूं फिनोटाइप। और यहां पर दो तरह के फिनोटाइप हैं, एक है आपका सीड शेप, एक है आपका सीड साइज। एक है सीड शेप और एक है आपका सीड का साइज। तो आप देखिए, एंड द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप, पर्टिकुलर फिनोटाइप क्या? या तो सीड शेप या सीड साइज। इस फिनोटाइप को कौन कंट्रोल कर रहा है? कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंट्रोल कर रहा है, एज इट डज ऑन द पर्टिकुलर फिनोटाइप। ये डिपेंड करता है कि आप किस फिनोटाइप की बात कर रहे हो, सीड शेप की बात कर रहे हो या सीड साइज की बात कर रहे हो। कब? जब आपके पास मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेम जीन, व्हेन मोर देन वन फिनोटाइप कंट्रोल्ड बाय सेम जीन। अरे समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए, फटाफट यस लिखिए। आज आत्मा को मुक्ति मिली होगी। कई लोगों की आत्मा उस रिकॉर्डेड लेक्चर से भटक रही होगी कि यार वो वाला पॉइंट समझ नहीं आया, बच के निकल गया। लाइव क्लास होती तो घेर लेते वहीं पर, रिकॉर्डेड में निकल गया चुपचाप। अरे दीवाने, निकलने के लिए नहीं आए बाबा। ठीक है, तो यहां आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपको समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया है। ये आपको समझ में आ गया है, तो ये आपको समझ में आ गया है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां तक आपको समझ में आ गया है। तो अब आप देख लीजिए, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। तो ध्यान से देखिएगा, पानी पी लेता हूं, पी लूं। क्या हाल है दीवानों? बढ़िया में? समझ आ रहा है ना सब?
कभी कभी बहुत मन करता है बात करने का, बहुत कुछ जो 2 महीने से नहीं कहा इस दिल में है। कहेंगे, वक्त का वेट करेंगे, आने वाले वक्त को बहुत उम्मीदें हैं। पढ़ाई करना, सिलेक्शन देना, डॉक्टर बनना। मैं भी चाहता हूँ कि आप में सभी का, मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो। आप भी जो फेलिसिएशन होता है उसमें आप आएँ, अपने पेरेंट के साथ आएँ, और मैं वहाँ पे ऐसे स्टेज पे बैठा रहूँ और मैं आपको देखता रहूँ, और आपको रिस्पेक्टेड अलग सर आपको बुके दें, और मैं आपको सुनूं, आपके पेरेंट को सुनूं, आपकी आपकी सक्सेस स्टोरी को सुनूं, है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त होके पढ़ाई करो, और बिना डरे पढ़ाई करो। ठीक, 12 जैसे ही ख़त्म होगा हम सीधा 11th में लग जाएंगे। रिवीजन हम ऑलरेडी दे चुके होंगे आपका 12th का। जब भी रिवीजन करना होगा, उठा के 15 मिनट का वो लेक्चर देख लेना। समझ में आया? पूरा मज़े से, बस लगे रहना। आसान नहीं है ना। आपने उनकी सुना होगा, वो जो बच्चे थे उनकी मम्मी इडली वगैरह भी बनाती थी और ठेला भी लगाती थी, है ना। और एक और आया कि एक बच्चा पेंटर था। तो आप देखो, मतलब आसान नहीं है। लेकिन आज मतलब उनकी गाली पे भी ताली बजेगी। वो जो कहेंगे वो लोग मानेंगे। वो कहेंगे कि रात को मेरे घर में हाथी आता था, मैं हाथी के ऊपर बैठ के पढ़ाई करता था, लोग मानेंगे, है ना। एक बार आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपकी गाली पे भी ताली बजती है ना। फर्स्ट यू बिकम रिच, देन फिलोसोफर, है ना। तो ये शाहरुख खान साहब ने अर्नब गोस्वामी को बोला था एक बार, है ना, कि तो वही बात है, अगर आप एक सक्सेसफुल आदमी हैं तो लोग आपकी गाली पे भी ताली बजाएंगे। ठीक है, रिच का मतलब है सक्सेसफुल। ठीक है, लोग आपको सुनेंगे, तो वो जो भी बोलेंगे लोग उनको सुनेंगे, है ना। तो आप भी बढ़िया करो लाइफ में, अच्छा करो, ताकि आप वहाँ पे बैठे हों और मैं, हम सब सारे टीचर्स, एक एक बंदा हु इज़ एसोसिएटेड विद PW विल सेलिब्रेट योर सक्सेस। तो आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है बेटा, है ना। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से। तो अपना जोश बिल्कुल भी ठंडा होने मत देना, है ना। जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ ये सिर्फ पढ़ाने का एक तरीका है। अंदर से मेरे अंदर मैं बहुत सीरियस टाइप का आदमी हूँ, इमोशंस भी हैं। ठीक है, तो और कुछ नहीं है, थोड़ा करना पड़ता है, थोड़ा सा ऑनलाइन है, अच्छे से समझाना पड़ता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिल में है ना, जो मैं आपको सही समय पर कहूँगा, और जब सही समय आएगा तो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आया? जब सही समय आएगा तो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लोगों को अपने आप पता चलेगा। तो अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। तो आपका कल टेस्ट भी है, तो मैं चाहता हूँ कि क्लास को यहीं पर एंड किया जाए। काफ़ी आपको अच्छा रिवीजन दिया NCERT का। ऐसे ही हम फ्रीक्वेंटली प्लान करते रहेंगे, जो टॉपिक बचे हैं उनको भी प्लान कर लेंगे, इस चैप्टर ख़त्म होने से पहले उनको भी प्लान कर लेंगे, है ना। डाई हाइब्रिड क्रॉस का, सेक्स डिटर्मिनेशन की NCERT आसान है, थ्योरेटिकल है, दिक्कत नहीं होती। पॉलीजेनिक का छोटा सा पैराग्राफ है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, है ना। आप अपना टेस्ट का भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपको अगर मज़ा आया तो आप दिल बना दीजिए, और क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। ठीक है, आप दिल बना दीजिए, ताकि मैं भी कुछ दूसरे काम करूं। छोटू को खिलाना है जाके। ठीक है, तो ख्याल रखना, कम शब्दों में ज़्यादा समझना। ठीक है, आने वाले वक्त को बहुत उम्मीदें हैं, करना है तो करना है। थैंक यू। लव यू ऑल, लव यू ऑल। खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, मस्त रहो ऐसे ही।